कॉलेज लाइफ की रियलिटी क्या है बेसिकली? जब आप जाते हो फर्स्ट डे आपका कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ की चकाचौंध आप देखते हो कि इतना बड़ा कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी है, यहाँ जाऊँगा पढ़ूंगा तो उसके बाद पता नहीं क्या ही हो जाएगा मतलब लाइफ में, है ना? मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग कर लेना या डिप्लोमा कर लेना या आईटीआई कर लेना, आप कुछ भी करेंगे इसमें से एक चीज है, काम करना पड़ेगा और इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। बंदे ने अभी मेरा चेहरा नहीं देखा हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये था, फील्ड की सर्विस कर लोगे? तो मैंने वहां पर वर्ड यूज किया, यस सर आई कैन। तो बंदे ने तब सर उठाया तो बोले मेरे को आईवीएल वाले बंदे चाहिए, आई कैन वाले। बस अब मेरे को समझ में नहीं आया, इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं उसका मुंह देख रहा था। क्या हुआ? उसने बोला गेट आउट। सो दोस्तों, आप इंजीनियर हैं और आपके पास डिग्री भी है पर जॉब नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ के अंदर, है ना? गलतियां किसकी हैं इसमें? आपकी है, कॉलेज की है, या फिर जो आपने पढ़ाई की है उसकी है, इंजीनियरिंग की है? सो आज हमारे साथ गेस्ट हैं दिल्ली से विजय सक्सेना जी, जिन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है स्टेप आउट के नाम से। आज हम बात करने वाले हैं उन चैलेंजेस की जो एक इंजीनियर, बेसिकली एक टेकी पर्सन जिसको आप कह सकते हो, इसका बैकग्राउंड टेक से होता है और वो काफ़ी बड़े सपने लेके कॉलेज में जाता है और वहाँ पे उसको लगता है कि भाई अब मेरी लाइफ बदल जाएगी, अब मैं कॉलेज में डिग्री करने के बाद उसके बाद जॉब करूँगा और कहीं पे बढ़िया जगह प्लेसमेंट होगी मेरी, बहुत अच्छा मेरा सैलरी पैकेज होगा। बट उसके बावजूद जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है तो किन किन चैलेंजेस को वो फेस करता है अपनी लाइफ में, आज हम उन पे डीप चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं विजय सक्सेना जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ सर, सर, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब जी, बढ़िया जी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। शुरू करते हैं सर आपके शुरुआती दिनों से कि कैसे मतलब आपने एक आपके अंदर इंस्पिरेशन आई उस किताब को लिखने की, जो अभी हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, स्टेप आउट। ठीक है, तो क्या रहा वो आपका इंस्पिरेशन उसको लिखने में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संदीप, आपने आज इनवाइट किया और इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर एक ऐसा जो टॉपिक है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक यूथ से जुड़ा हुआ है ये, राइट। सो जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है, सवाल है कि मेरा इंस्पिरेशन जो कैसे रहा, मेरे को किस चीज़ ने इंस्पायर किया। सो मैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा अराउंड 36 इयर्स का जो सर्विस का एक्सपीरियंस है, जो मैंने बहुत ही एक होता है ना स्टार्टिंग लेवल से इंडस्ट्री में हर प्लेटफॉर्म पर काम किया हुआ, प्रोडक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विस, इंस्टॉलेशन। सो हम एक इंडस्ट्री को बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है मैं वो जानता हूँ। तो मैं इंडस्ट्री की विंडो से बैठ करके देखने वाला व्यक्ति हूँ कि इंडस्ट्री क्या चाह रही है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाए, ये मेरी विचार है, राइट। जब मैं इस विंडो से देखता हूँ तो मेरे को, और लास्ट करीब मैं कहूँगा कि करीब 20 से 25 साल हो गए, और जो मैं इन सभी इन्हीं सालों के दौरान में मैं एज एन मैनेजर रहा, रीजनल हेड रहा, रीजनल सर्विस हेड, नेशनल सर्विस हेड रहा, नेशनल प्रोफाइल पर रहा, और इन सभी प्रोफाइल्स पर रहते हुए, और जबकि मैं इन सभी प्रोफाइल पर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, राइट, जो कि मीडियोकर नहीं, एक बड़े लेवल की कंपनी थी, जो अराउंड, अगर मैं यहाँ पर बजट की, यहाँ अगर हम बिजनेस की बात करें तो हम उन मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 100 CR टू 3000 CR की हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, जिन कंपनीज में मैं रहा। मैं उन कंपनीज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मीडियोकर अदर कंपनीज थी उनकी अभी थोड़ी देर के लिए बात नहीं कर रहे। उन कंपनीज में रहते रहते मैंने महसूस किया कि यूथ जो है वो इंडस्ट्री में नहीं आ रहा। इंडस्ट्री को इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को डिप्लोमा होल्डर्स की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को ITI पास जो कैंडिडेट्स की ज़रूरत है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। सो बट लेकिन मैं कहूँगा कि पिछले 20-25 साल से इस बात को ऑब्जर्व करते करते हो गए, एक कंपनी से दूसरी में चले गए। एक अपने इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी 3000 करोड़ की, राइट, जो टाटा ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3000 करोड़ की कंपनी में इंजीनियर्स नहीं आ रहे। चलो हमने कहा कुछ ना कुछ कारण होगा। फिर मैं रीजनल हेड से नेशनल हेड बना, फिर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में गया। अब मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मुंबई में ऑफिस है, वहाँ पर भी तब पता चला इंजीनियर्स नहीं आ रहे, यहाँ तो वैकेंसीज ही नहीं हम लोग क्लोज कर पा रहे। HR कहती सर आप BTech मत मांगना, ITI मांगोगे तो शायद मैं दे पाऊंगी। HR की कहना है। सो क्वेश्चन आता है ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इंजीनियर्स नहीं है इंडिया में क्या? तो ये सब बहुत सालों से ये चल रहा था।
और होते होते करीब 2021 में मैं उन दोनों के अंदर नोएडा बेस्ड हूँ अभी। और मैं अभी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मैं नेशनल हेड रहा, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैं वहाँ पर टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ। तो इसी दौरान में एक वाकया सामने आया कि कुछ हमने कैंडिडेट्स को हायर किया, और जो कि बिल्कुल स्किल्ड, जो मैन पावर थे उनमें स्किल था, सब था, राइट। जो पैकेज हुआ, उनका ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद में अराउंड मेरे को लगता है कि 2 से 3 हफ्तों में उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के पीछे रीज़न फाइंड आउट हुआ, क्योंकि उनको कहा गया कि आपको कल ना वो कंपोनेंट पर काम करना है, और उन्होंने पूछा सर उसमें तो टूल्स लगेंगे। हाँ, उसमें टूल्स लगेंगे, क्योंकि हमारे पास में तो टोटल जो मैकेनिकल जॉब है, राइट। हमारी इंडस्ट्री है क्लीनिंग इंडस्ट्री। मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं तो क्लीनिंग इंडस्ट्री में क्या है, इम्पोर्टेड मशीनरी है, मेड इन इटली, जर्मनी या फिर चाइना, यहाँ से इम्पोर्टेड मशीनरी आनी है, जो कि अराउंड सम ऑफ द थाउजेंड से लेकर के सम ऑफ द CR तक जाती है, करोड़ तक जाती है मशीनरी। वो इंडिया में सेल एंड सर्विस करते हैं। हमें तो उस मशीन को 5 से 10 साल तक चलाना है। सो वी आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट दोज विल एबल टू हैंडल दोज मशीन्स। वो कद काठी के बंदे चाहिए जिन्हें काम की समझ हो। जो बंदे हैं आ गए, काम स्टार्ट किया। जिस दिन उन्हें पता चला टूल चलाना है, सर ये स्पैनर लगाने पड़ेंगे, सर वो स्पैनर मेरे को खोलना पड़ेगा। हाँ भाई खोलना पड़ेगा। तो उन लोगों ने जॉब छोड़ दी। जब ये इंसिडेंट ऐसे इससे पहले भी हुए थे, बट कभी इतना क्लिक, मतलब इतना ज़्यादा डीपली, तो मेरे को लगा यार ऐसे कह सकते हैं, एक बंदा एक जगह पर एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस हैं, अब आपको पैकेज भी मिल गया, जॉब भी मिल गई, आपको प्रोफाइल चाहिए, प्रोफाइल मिल गए, अब क्या रह गया, काम तो करना पड़ेगा। इंजीनियर की अगर ग्रेड है तो मान के चलेगा कि वो टेक जॉब है ना, काम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस मेरे को कुछ तो डिलीवरी देनी है ना। विदाउट टूल तो इंजीनियर का कोई अर्थ नहीं बना, राइट। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं तो 100% यू हैव टू यूज द टूल्स, स्पैनर्स यूज करना पड़ेगा, ओवर एंड ऑफ। तो बट वहां से वो चीज क्लिक हुई, तो फिर जो माइंड में आया कि शायद मे बी इंडस्ट्री में अभी एक्सपोजर नहीं है, यूथ को एक एक्सपोजर देने के लिए माइंड में आया कि चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ ना मैनुअल लिखते हैं कि जो इंडस्ट्री में यूथ आ रहे, यूथ आता है, इंडक्शन करते हैं, 6 to 7 डेज का इंडक्शन है, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देते देते 10 दिन निकल जाता है। तब जाकर 6-8 महीने साल भर वो काम करेगा, तब वो कुछ सीख पाता है। 1.5 साल के बाद हम कहेंगे अब इसने कुछ बंदे ने सीखा, हमारे 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। तब जाकर के एक इंजीनियर कहिए, डिप्लोमा चाहिए कहिए, चाहे फिर आप इसको ITI पास कहिए, वो कैंडिडेट इंडस्ट्री के लेवल पर आ पाएगा हमारे 1 से 1.5 साल की मेहनत के बाद में। वो मान के चलता है वो डिग्री लेके आया है, बट उसको आता है, बट हम उसको कहना चाहते हैं कि उसने स्टडी की, अच्छी बात है, बट अभी इंडस्ट्री को नहीं समझा, प्रोडक्ट को ही नहीं जानता वो तो, राइट। ओवर एंड ऑल यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि चलो स्टार्ट द मैनुअल, कि हम कुछ मैनुअल बताएं जो इंडक्शन में जो लोग आएंगे कम से कम वो छोड़ करके ना आ जाए, उनका रिटेंशन रेशियो हाई रहे। और जस्ट टू रिटेन द न्यू इंजीनियर्स इट्स बेटर टू स्टार्ट विद सम ऑफ द मैनुअल, कि वो हफ्ता 10 दिन रहे तो हमारे साथ उनको कम से कम जो मैनुअल पढ़ने को मिले अबाउट द इंडस्ट्री। तो वो किताब मैंने स्टार्ट की कि चलो एक जो बुक लिखते हैं जो कि वाइडली सर्व्ड हो, क्योंकि अगर मैं मैनुअल बनाएंगे, अगर मैं बनाता हूँ मैनुअल, तो मैनुअल बनाने में तो मैनुअल तो वही पड़ेगा जो इंडस्ट्री में आ चुका, जो इंडस्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है उसको पास में तो मैनुअल जाने वाला नहीं है। सो कुछ ऐसा मैनुअल हो जो बाहर वाले लोगों को भी मिले, अंदर वाले लोगों को मिले। तो मेरे जहन में आया कि चलो एक किताब लिखी जाए जो कि वाइडली सर्व्ड होगी, सभी यूथ तक पहुंचेगी, वो यूथ इंडस्ट्री को समझ पाएगा। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट देता कौन है, इंस्टीट्यूशन, आंसर है नहीं, सोसाइटी, आंसर है नहीं, एम्प्लॉयमेंट देती है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। तो यहाँ से माइंड में आया कि चलो एक भाई किताब लिखी जाए यूथ के लिए कि अबाउट द इंडस्ट्री। तो बस वो किताब लिखते लिखते बस बहुत सारी चीज़ें, फिर इसलिए डीपली रिसर्च में गए कि यूथ है कितना, जो कितने लोग बेरोजगार हैं, तो उससे वाइड प्रीव्यू खुलता चला गया। और फिर जाकर के एक स्टेप आउट बुक सामने आई जिसके पीछे अराउंड करीब मेरे को लगता है 3.5 years की जर्नी रही। 2021 में लिखना स्टार्ट किया था। समझ हमें थी नहीं, राइटर हम हैं नहीं, टूल्स हमें तो पकड़ने की आदत है, हमें तो टूल से खेलने की आदत है।
जो पेन छोड़े वो जमाने हो गए, एक लिखने वाले कायदे से। सो आपने जैसे संदीप जी पूछा इंस्पिरेशन किताब लिखने का इंस्पिरेशन यहाँ से आया कि यूथ को स्ट्रगल करते हुए देखा। यूथ एक साइड के अंदर क्या है कि यूथ स्ट्रगल कर रहा है, एन नंबर ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो कि अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडस्ट्री की विंडो से बैठ करके हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो यूथ ही नहीं है। इंडस्ट्री को सर्वाइवल करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें यूथ चाहिए जो कि स्किल्ड होना चाहिए। तो एक ह्यूज गैप है इंडस्ट्री में, और दूसरी तरफ के अंदर यूथ के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यूथ इज सर्चिंग फॉर द गुड एम्प्लॉयमेंट। तो गैप है दोनों साइड। उस गैप को मेकओवर करने के लिए एक जहन में आया कि चलो इंडस्ट्री की विंडो से एक किताब लिखी जाए कि इंडस्ट्री क्या सोचती है। अच्छा, वैसे आप इंजीनियर रह चुके हैं ना, क्या किया आपने? मतलब बीटेक की थी आपने या डिप्लोमा किया था? जो मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसमें किया, टेलीकम्युनिकेशन में। ये बड़ी पुरानी बात है। और जिस समय जो आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, तो करीब करीब मेरे को लगता है कि 1993 में जो मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, और फिर हम इंडस्ट्री में निकले। फिर हमने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल की, सीखा। बहुत ही बेसिक प्लेटफॉर्म से, एंट्री लेवल की जॉब्स हम कहेंगे, कि वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद में काम होता रहा। फिर धीरे धीरे करके बहुत वक्त लगा। मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग कर लेना या डिप्लोमा कर लेना या ITI कर लेना, आप कुछ भी करेंगे, इसमें से एक चीज़ है, काम करना पड़ेगा और इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री के कायदे कानून, इंडस्ट्री के अपने प्रोसेसेस कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, उन प्रोसेस को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और शायद मेरे को लगता है कि हमें तो काम करते इतना वक्त हो गया, अब तो एक आदत सी पड़ गई है। और शायद लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हम ट्रेनर भी, हम सिखाते भी हैं, और बहुत सारे लोगों को सिखाया, और बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर तक बढ़ गए, राइट, जो कि रीजनल हेड तक वहाँ तक पहुँचे बेसिक एंट्री लेवल से। तो मैं कहना चाहूँगा कम से कम आपको इंडस्ट्री में आने के बाद 3 से 4 साल काम करना पड़ता है। आपने अपने शुरुआती दिनों में जब इंजीनियरिंग चूज की थी, तो क्या था, मतलब आपके मन में कोई पैशन था आपके अंदर इंजीनियरिंग का, या सिर्फ घर वालों के प्रेशर में? क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता है कि होता था कि या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, कुछ ऐसा घर वालों के भी दिमाग में, फैमिली के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें थी। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदीप ये। इसमें कम से कम मेरे केस में ये था कि एक इंटरेस्ट शुरू से रहा प्रोजेक्ट बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। कोर्सेज और डिप्लोमा हमने बाद में किए, कोर्सेज हमने पहले किए, राइट, कि कुछ सीखना है, कुछ करना है, राइट। तो इस टाइप की पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक हमने कुछ जो कोर्सेज किए मैंने। और घर में एक हमारे यहाँ पर सिस्टम रहा कि भी हमारे यहाँ पर कोर्स करने का वो नहीं रहा, प्रोविजनिंग नहीं थी। हमारे फादर ये कहते थे, भाई काम पर लगो। हमारे सीधी सीधी टर्मिनोलॉजी होती थी, काम पर लगो। तो हमें नहीं पता क्या करना है, हमें ये पता है कि काम पर लगो। तो कोर्सेज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। तो उसके बाद से हमारे फादर ने, जहाँ उन्हें कोई भी बंदा मिलेगा कि जिसकी भी फैक्ट्री है, वो कहते थे भाई हमारे लड़के को काम पर लगाओ। तो ऐसे कर करके हम संदीप काम पर लगे। यहाँ से वो क्या काम था उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जो हो रहा है वो करो, हमें ये सिखाया गया। तो इसलिए हमें काम करने की आदत है। शुरुआत में हमने कुछ बातें ऐसी कही ना, कि जब आपने बोला कि बहुत सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है और इंजीनियर नहीं है, बट अगर आप दूसरी तरफ देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, पर शायद उतने स्किल्ड इंजीनियर नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए बेसिकली, जो वहां पे काम कर सके। इसमें कई सारे पॉइंट है संदीप। इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि इंजीनियर्स हैं और उधर इंजीनियर्स की बेसिकली जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। सो इसमें 2 से 3 फैक्टर्स हैं। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग की, मे बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। जो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मिले हैं, केस स्टडीज़ है मेरे पास, मोर देन 250 इंटरव्यूज़ एंड केस स्टडीज़ के ब्याह पर ये बात हो रही है। सो उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इसमें उनकी गलती नहीं बता रहा मैं, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूथ है, उसको कुछ सीखना था। उसको किसी ने कहा कि इंजीनियरिंग कर ले, जो तेरी बल्ले बल्ले। उसने कहा ठीक है मैंने कर लिया। उसने पूरे एफर्ट्स लगाए। उसको वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता था, फिर भी मैं ऐसे लोगों से मिला, उन्होंने फिर भी किया। उन्होंने बैग भी झेली,
उन्होंने बैक बेंचर, जो मेरे को इसी एरिया के कुछ लोग मिले थे, उनका नाम था, उन्होंने अपने आप को मेरे को बताया कि सर जो माय नेम इज बैक बेंचर। तो उतना अंदर पेन था उनके अंदर कि उन्होंने बैक बेंचर को झेलते झेलते भी इंजीनियरिंग कर ली। अब उन्होंने अपने पेरेंट्स को जाके बोला, अब क्या, आपने कहा था मैंने कर ली, वेयर इज माई जॉब? तो बाजार में, मार्केट में जॉब ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जॉब क्यों नहीं है, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि क्या जॉब है या नहीं है। तो जब अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वाकई में जॉब नहीं है। बट लेकिन उधर से दूसरे फेस में हम इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग कहते हैं हमारे पास तो यूथ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैन पावर इज देयर, यूथ इज देयर, जॉब्स आर देयर। बट हाँ, या तो यूथ जॉब को समझ नहीं पा रहा, उसके माइंड में एक परसेप्शन था, वो उस परसेप्शन को लेके जिया है 4 साल की इंजीनियरिंग में, वो परसेप्शन इंडस्ट्री से मैच नहीं हो रहा। अच्छा, परसेप्शन से एक सवाल मेरा आ रहा है दिमाग में कि जब कॉलेज लाइफ की रियलिटी क्या है बेसिकली, जब आप जाते हो फर्स्ट डे आपका कॉलेज में, एंट्री आप लेते हो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ की चकाचौंध आप देखते हो कि भाई कितना बड़ा कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी है, यहाँ जाऊँगा पढ़ूंगा तो उसके बाद पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मतलब लाइफ में, है ना। तो जब मुझे वो टाइम याद आता है कि जब मैं गया था अपने कॉलेज में, तो मैंने देखा कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, फॉरेनर्स भी पढ़ने आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, कितना अच्छा कॉलेज है, मतलब कि पता नहीं मैं यहाँ आज आ गया हूँ तो ये मेरी लाइफ का शायद लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है, और अब पता नहीं मैं क्या ही कर लूंगा। और आज आप देखोगे तो हर गली नुक्कड़ में आपको एक इंजीनियर मिलता है जिसके पास डिग्री है, बेसिकली डिग्री होल्डर्स की बात करूं मैं, ठीक है ना। स्किल है नहीं है वो बात अलग है, स्किल होगी भी तो काम नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे काफी सारे इंजीनियर्स उस कॉलेज के अंदर आए, उन्होंने एडमिशन लिया, फिर 4 साल उन्होंने वहां घिसाया खुद को, ठीक है। और एट द एंड क्या हुआ, मतलब उनके अंदर वो चीजें भरी किसने कि आप एक बार इंजीनियरिंग कर लो और फिर देखो, जो कि आपने भी कहा था थोड़ी देर पहले। हाँ, कॉलेज की रियलिटी क्या है बेसिकली, कॉलेज में क्या हो रहा है फिर? नहीं देखो, इसमें भी एक से ज्यादा पॉइंट है। सबसे पहले कि आपने इंजीनियरिंग चूज क्यों की, एक चीज। फिर उसके बाद में कॉलेज ने क्या आपको इनपुट दिया, कॉलेज में आपने क्या सीखा या उन्होंने क्या सिखाया। वो एक तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बट लेकिन इससे अब ऊपर की बात करते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई एक यूथ, हम भी कभी गए इंस्टीट्यूशन में गए, हमें लगता था अरे यार क्या जगह आ गया, क्या होने वाला, अब तो चमत्कार होने वाला है, कुछ ना कुछ तो निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ, राइट। जब कर आ करके हकीकत की बात करते हैं, जब वो 4 साल तो सुहाने सफर थे, गोल्डन पीरियड बोलेंगे, शायद होने भी चाहिए। मैं कहूँ यूथ की जिंदगी में 4 साल एक बढ़िया से होने चाहिए, वो थे, वो निकल गए। अब क्या, जब हम अब आज मैं इंडस्ट्री के यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक दिन हमने पहली बार जिस दिन इंडस्ट्री के पर्सन को फेस किया था, अब मैं वो जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ। 4 साल के सुहाने सफर के बाद में जब हमारी किताब का अंतिम पन्ना बंद हुआ 4 साल का, और हम सामने खड़े हुए रिज्यूम बना करके, हमारे यहाँ कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में होते थे, मित्तल जी होते थे, उन्होंने बोला विजय कल वहाँ तुम्हारा इंटरव्यूअर, तुम लोगों ने बना लिया रिज्यूम। हमें तो पता नहीं था रिज्यूम क्या बनता है। तो भैया वो कैसे उन्होंने झाड़वड़ मारी और कैसे हमारे शाम तक कुछ लिखा करके, मेरे को याद है हमने कुछ बनाया था हाथ से। उन्होंने बोला कुछ तो बना के लाओ। हम इंस्टीट्यूट के यहाँ पर रिज्यूम बना करके मित्तल जी के पास ले गए। मित्तल जी ने कहा कल सुबह वहाँ पर जो विप्रो की कोई थर्ड पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी न कैनाट प्लेस में, कल वहाँ इंटरव्यू देने जाना है। हम वहाँ इंटरव्यू देने गए। शायद यकीन मानना तो मैं कहूँगा कि आज हमें खड़े होने की तमीज़ ही नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि अंदर एंट्री कैसे करनी है, हमें ये नहीं पता था रिज्यूम देना कैसे है, राइट। ये सब बात हम आज सोचते हैं ना, उन दिनों थोड़ी सोचते थे। उन दिनों तो हम सुहाने सफ़र से, हमारी ट्रेन अभी वापस आई थी। तो खैर वो अंदर गए, तो मैं आपको अपने पहला इंटरव्यू की थोड़ा सा वाक़यात बता दूं। तो एक साहब सामने बैठे हुए थे और एक बड़ा सा इतना ही बड़ा रूम था। वो कुछ ना जब तक मैंने रूम में एंट्री की, उनके हाथ से कोई पेपर या पेन कोई चीज़ नीचे गिर गई थी। तो मैंने जा करके रिज्यूम दे रहा हूँ, वो नीचे से उठा रहे कोई चीज़, ऊपर उन्होंने देखा ही नहीं है, बंदे ने अभी मेरे को देखा भी नहीं है कौन खड़ा है सामने। बस जब मैंने पूछा सर मेरा नाम विजय सक्सेना, मैं सर मैं आया हूँ, हमें इतना शायद इतनी लाइन बोलनी आ गई थी। तो उन्होंने नीचे से उठाते बोला कि कंप्यूटर खोला है।
उन्होंने ऊपर भी नहीं देखा मेरी तरफ, नीचे झुक के बंदे ने बोला कभी कंप्यूटर खोला है? मैंने बोला सर इंस्टीट्यूट में खोला था। अच्छा। फिर उन्होंने बोला हार्ड डिस्क जानते हो? हार्ड डिस्क, हाँ सर देखी तो है। ये सब बात जब तक वो उठा नहीं पाए इतनी देर में, उनका तीसरा क्वेश्चन था कि बंदे ने अभी मेरा चेहरा नहीं देखा हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये था फील्ड की सर्विस कर लोगे? तो मैंने वहां पर वर्ड यूज किया यस सर आई कैन। तो बंदे ने तब सर उठाया तो बोले मेरे को आईवीएल वाले बंदे चाहिए, आई कैन वाले नहीं चाहिए। बस अब मेरे को समझ में नहीं आया, इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं उसका मुंह देख रहा था। क्या हुआ? उसने बोला गेट आउट। तो ये मेरा रहा फर्स्ट इंटरव्यू, राइट। सो तो यहां पर जाकर कि आपने पूछा पहला मतलब 4 साल के सुहाने सफर के बाद जब हम जमीन पर लैंड हुए तो हमारी लैंडिंग ऐसी थी, इतनी हार्श लैंडिंग थी। तो समझ नहीं आया कि यार ये उनने तो कैन और विल में अंतर ही नहीं पता था, क्या मतलब था वो। मेरे को आज वो वाकयात हुए, आज बहुत अरसा हो गया, मेरे को लग रहा है कि 30-35 साल बल्कि ज़्यादा ही हो गए। 36 में से करीब मेरे को लग रहा है कि 20-25 साल से ऊपर निकल गए या 30 साल निकल गए। तो आज समझ में आता है वो कैन और विल का फर्क क्या था। वो वर्क हमें आज उसको सीखने में बहुत अरसा लगा। तो ये आपको वैसे कब लगा ऐसा, और आम स्टूडेंट्स या जो भी इंजीनियरिंग में जो आते हैं उनको ऐसा कब लगता है कि जो चीजें थी ना अब वो हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, अब कुछ और ही चल रहा है लाइफ में? कब समझ आता है उसको? कॉलेज के दौरान ही समझ आ जाता है या जब वो कॉलेज से निकल के पास आउट होके इंटरव्यू देने जाता है? ये देखो सबसे पहली बात है कि मेरे को लगता है कि कॉलेज में ही पता चल जाएगा आपको। वो फर्स्ट 3-4 मंथ में आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ही क्लियर हो गया था कि आप जो सब्जेक्ट के लिए आ गए हो, किसी भी कारण से आए हो, वो आपकी बॉल है भी या नहीं, अब आप खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे। ये तो अब आगे तो अब उस दौरान में कभी कभार आपको सुनने को मिलेगा कोई ड्रॉप आउट है, तो ड्रॉप आउट है तो कह देना तो बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन मैं कभी जहन में आराम से सोचता हूँ तो उसके लिए कितना भारी रहा होगा, उसके लिए कितना भारी रहा होगा ड्रॉप आउट वर्ड को कहलाना कि यार मैं नहीं कर पाया। तो मुश्किल है उन लोग के लिए। और लेकिन हाँ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में उसको समझ में आ जाएगा अब क्या करना है। अब उसमें 2 उसके लिए रास्ते हैं, या तो उसको पहली बार तो कोशिश करता है कि वे निकल जाए, किसी भी परसेंटेज पर निकले। आज की डेट में परसेंटेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हम तो पूछने वाले हैं काम आता नहीं आता, यहाँ तो परसेंटेज का तो कोई जो मीनिंग नहीं है, राइट। सो बट हाँ उसको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में समझ में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आजकल की पढ़ाई कैसी है? क्योंकि लोग ध्यान इसी पे देते हैं, मतलब एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे मार्क्स रहे आपके, है ना, क्या परसेंटेज रहा डिग्री करने में और एग्ज़ाम क्लियर करने में, और कॉलेज में भी यही होता है लगभग। बट आपका क्या कहना है, मतलब एजुकेशन के लिए आप क्या कहेंगे अगर 2 वर्ड्स में अगर आप बताओ? इंडस्ट्री आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर देख रही है, आपने किस इंस्टीट्यूशन से किया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंडस्ट्री के लिए। इम्पोर्टेंट होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने किस इंस्टीट्यूशन से किया, किस परसेंटेज से किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आप जिस इंडस्ट्री में आप आए हैं, जहाँ आप इंटरव्यू देने बैठे हैं, क्या आप वहाँ के काम से वाकिफ़ हैं? क्या आपको उस काम की समझ है? उसकी ABCD आती है? अगर उसकी ABCD आती तो शायद आपके लिए वेलकम होने वाला है। अगर आपको बहुत कुछ है और आपके बस उस इंडस्ट्री की ABCD नहीं आती, उस प्रोडक्ट को नहीं समझते, तो इंडस्ट्री के लिए आप शायद इतना यूजफुल नहीं है। पर ऐसा भी तो होता है कि डिग्री है तो बैठने ही नहीं देंगे, कुर्सी पे ही नहीं बैठने देंगे, तो आपको अंदर ही नहीं आने देंगे कि भाई तो तेरे पास तो डिग्री नहीं है, तू क्या कर लेगा? उसका रीजन है आज जैसे इंडस्ट्री में आप थोड़ा सा इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को यहाँ पर संदीप आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। इंडस्ट्री एक मान के चलिएगा मैनेजमेंट में पिरामिड होता है, तो पिरामिड में नीचे वाली जो लेयर्स के ऊपर बहुत सारी वर्कफोर्स है, स्किल है, अनस्किल, सेमी स्किल करते, जो मिड मैनेजमेंट जो है, राइट, वहां पर जो कि नीचे वाली लेयर्स को हैंडल करने के लिए इंडस्ट्री नीड सम ऑफ द सुपरवाइजर्स एंड द मैनेजर्स, जो नीचे वाले काम को हैंडल कर पाएगा। अब उस सेगमेंट पर हिट करने के लिए एक वो पर्सनैलिटी चाहिए, एक वो कैंडिडेट चाहिए जो कि कम से कम जो अपना मिड मैनेजमेंट में आके खड़ा हो पाए, स्टेबिलिटी हो जिसमें। वो कौन होगा?
यहाँ पर ग्रेजुएशन एक तरह से ना टर्मिनोलॉजी आ गई है कि हमें पता है बंदे ने 10+2 किया है, 3 साल की स्टडी की है, उसमें थोड़ी सी उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ी सी मैन पावर हैंडलिंग होगी, थोड़ा सा स्किल्स होने चाहिए, हाउ टू हैंडल द वर्क। काम करना नहीं है, करवाना है। लेकिन राइट, सो उस लेवल के लिए यहाँ पर डिग्री की बात की जाती है कि डिग्री का मतलब ये कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी किया हुआ है, राइट। आपने अगर इतनी सारी चीजों से निकल करके आए हो ना, तो आप में स्टेमिना बना है, वो स्टेमिना की वजह से आपको यहाँ पर कॉल किया गया है, इसलिए वहां पर डिग्री की बात की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खाली डिग्री लेकर के आप आ गए हो, मे बी आपकी परसेंटेज कुछ भी हो, बट वो स्टेमिना आपने बिल्डअप नहीं किया। स्टेमिना बिल्डअप होगा काम करने से। खिलाड़ी तब बनोगे जब आप खेलोगे, घर में बैठने से मैं खिलाड़ी नहीं बन सकता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रिजेक्शन का किस्सा बताया था अपना, कि जब आपको बोला गया कि भाई यू कैन और यू विल में फर्क, आपने जो बात बताई, तो ऐसे कितने रिजेक्शंस आप झेल चुके हैं लाइफ में, मतलब ऐसे? देखिए, वो रिजेक्शन तो अगर मैं खाली रिजेक्शन की बात करूं तो शायद आज भी सामने आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे सामने में रिजेक्शन नहीं आते, बट लेकिन क्या था कि घर से एक हमारे पास में, क्योंकि हमें कभी कहा नहीं गया कि एक कोर्स करके आओ, सीख करके आओ, हमसे कहा गया काम पर लगो। तो हमें एक तरह से अंदर ये पता है यार, अब नहीं, अब इतना मान के चलिएगा कि संदीप की ना मार खा करके, रिजेक्शन होकर के इतना तो समझ में आ गया कि जिसका क्वेश्चन था, जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया, जवाब भी उसी के पास सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले के पास फेल उसी का है, तो जिसका क्वेश्चन आंसर भी उसी का है। तो इतना गट्स आपके अंदर, मेरे को अपने अंदर बनाना पड़ा कि साहब मैं दोबारा जाके पूछूंगी, सर वो कैन और विल में अंतर क्या था, ये तो बता दो। वो उस वक्त में नहीं पूछ पाए, आज हमने वो जज्बा अंदर पैदा कर लिया है कि भाई साहब कि सर बता दो, फेल तो कर दिया, आंसर तो बता दो। भाई फेल आपने किया, अब मैं दूसरे से जाके पूछूं सर उसका आंसर क्या था। ये कोई जेपीजी की, पहले हमारे टाइम में जेपीजी की बुक्स चलती थी, उसमें क्वेश्चन आंसर थोड़ी देखूंगा कि गाइड। फेल आपने किया तो आंसर भी सर आप ही दो। अच्छा, तो अब एक सवाल जो है स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि काफी सारे, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इसको ज्यादा देख रहे होंगे, और मैं स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है मेरा कि हाउ टू डील विद रिजेक्शंस, क्योंकि कॉलेज के बाद निकलने के, जैसे ही आप निकलते हो बाहर और फिर जब आप अप्लाई करते हो किसी प्लेसमेंट में बैठते हो, तो रिजेक्शंस तो आम बात है। शुरुआती दिनों में तो हर किसी को रिजेक्शन मिलता ही है, कोई एक आधा होता होगा जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है, या फिर उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा था, या उसके जो प्रैक्टिकल हैं वो उसने बहुत अच्छे से स्किल्स उसके डेवलप हो रखे हैं, तो हो सकता है मे बी वो उसको रिजेक्शन ना मिला हो, पर 90% बच्चों को रिजेक्शन मिलता ही है पहली बारी में। तो उनसे कैसे डील किया जाए? जो संदीप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूथ के लिए, कि देखिए रिजेक्शन सबसे पहली बात तो मान के चलेगा लाइफ का एक हिस्सा है। मैं यूथ को कहना चाहूँगा आपके बिहाफ पर, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो रिजेक्शन एक तरह से प्रोसेस का पार्ट है। फेलियर होगा, फेलियर को एक्सेप्ट करना या फेलियर को मान के चलेगा कि फेलियर आएगा, आने दीजिए ना, इसमें पहली बात तो कोई घबराना नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप थोड़ा सा इसको, अगर आपको है पॉजिटिवली नोट पर इसको समझना है, तो आप ये मान के चलिए मेरे को रिजेक्ट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, राइट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई एक कारण होता है। मैं एज एन आज एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉय भी रह चुका हूँ, मैं एम्प्लॉयर भी रह चुका हूँ, क्योंकि मैं टॉप मैनेजमेंट में हूँ। तो मेरे को तो हैंडल करना है, मेरे को तो रिक्रूटमेंट भी करवाना है, उनको रिटेन भी करना है, प्रोसेस बनाने हैं, राइट। तो हमें पता है कि एम्प्लॉय के अंदर एक एम्प्लॉय आया है, बहुत कुछ सीख करके आया है, मान के चलिएगा उसको सब कुछ आता है, लेकिन मैंने जिस पोजीशन के लिए वो ओपनिंग की थी, रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, वो पोजीशन में एक स्किल चाहिए मेरे को, एक स्किल। मैं बाकी को देख ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं आज मेरी इंडस्ट्री इस पॉइंट पर लैग कर रही है। अगर सामने वाले यूथ में वो स्किल है और बाकी कुछ नहीं है, तो भी वो आदमी मेरे लिए काम का हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। आज आप एक इंडस्ट्री में रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं कि आप रिजेक्टेड हो गए, वो उस दिन का समय था, उसकी टाइमिंग थे, शायद आप उसी प्रोफाइल पर आप दोबारा कभी जाओ, हिम्मत तो करो दोबारा जाने की। सो बेसिकली अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भी यूथ जो इंजीनियरिंग कर रहा है, अरे उसके बहुत सारे अपने अपने रीजंस है, ये आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी था
कि अब इसमें एक यूथ है, उसने इसलिए इंजीनियरिंग की क्योंकि उसके भी फादर ने कहा है, उसको भी डिग्री चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना, उसके बाद अपना जमा जमाया बिजनेस है, राइट, अपना गल्ला है, उसको जाके अपना बिजनेस संभालना है, कहीं नहीं जाना। एक तो ये होगी कैटेगरी। दूसरी हो गई कि उसको केवल उनको भी केवल कि भी किसी को बी फार्मा करना, किसी को जो केमिस्ट की इंडस्ट्री में जाना है, राइट, तो उसको किसी तरह से बी फार्मा की डिग्री चाहिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री में वो होलसेल में भी नहीं जा सकता, रिटेल पे भी नहीं जा सकता, खुद नहीं बैठना दुकान पर कोई और बैठेगा, बट लाइसेंस लेने के लिए उसको डिग्री चाहिए, तो उसको जो मेडिकल की एक बी फार्मा की डिग्री चाहिए। ये दो क्लास अलग हो गई। बट लास्ट में जाकर के यूथ एक ऐसा बचेगा जिसको वाकई में नौकरी चाहिए, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको बिजनेस में नहीं जाना, राइट। अब वहां पर उसको समझने भी पड़ेगा, जैसे अभी बात कर रहे थे रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन इसके लिए है, पहले वाले दोनों के लिए तो कुछ भी रिजेक्शन नहीं, उन्होंने कहीं पर जाना ही नहीं है, इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम बात कर रहे थे कि भी वहां पर रिजेक्ट, कोई मेरे को क्यों रिजेक्ट करेगा, कोई कारण, उसकी बात को अगर मैं उल्टा समझ लूं, मैं ये ना समझूं कि मेरे को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मैं ये सोचूं कि रिजेक्शन का पॉइंट क्या था, वो क्या पूछ रहा था, और मेरे को क्या चीज नहीं आती थी, क्या इस इंडस्ट्री को वही पॉइंट चाहिए, वो या वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर थोड़ा सा काम कर लूं तो मेरा रिजेक्शन कल को मेरा एक्सेप्टेंस बन जाएगी, मैं अगली बार दोबारा जाऊंगा सर, पिछली बार। और थोड़ा सा गट्स चाहिए बात करने का कि सर आपने लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था सर, उस बार वो नहीं आता, मैं सीख के आ गया सर, अब बताओ। ये अच्छा, एक चीज और देखिए मैंने कि जब मैं अपना पहला इंटरव्यू दिया था तो ऑब्वियसली बात है रिजेक्शन थी। उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, रिजेक्ट ही कर दिया तो क्या पूछना है ना। पहला तो यही था दिमाग में। शायद उस टाइम मुझे पूछ लेना चाहिए था कि जो मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे कि सर रिजेक्ट क्यों किया आपने मुझे, कारण बता दो ना उसका। तो वो शायद मुझे लगता है कि हम लोग हिचकिचाते हैं उसको पूछने में बेसिकली स्टार्टिंग। आज हम लोग इतने इंपॉर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज निकल कर क्या आती, जो आपने कहा कि जब कभी मेयर को फर्स्ट टाइम पर रिजेक्शन मैंने फेस किया था, तो मुझे भी नहीं इस बात की समझ थी, आपको भी समझ नहीं थी, हम में से किसी को नहीं होती उस एज ग्रुप में। बट आज तो हमारे पास आ गई, बात करते करते आपको भी आइडिया मिल गई कि पूछ लेना चाहिए। अब तो फेल हो ही गए, अब किस बात का डर, नौकरी पर आपने रखना नहीं है, अरे बता दो क्या कमी थी, बाहर जाकर के 2 दिन में 4 दिन लगा के पूरी कर लेता हूँ, अगले इंटरव्यू तो क्रैक कर जाऊंगा। ये थोड़ा सा गट फीलिंग, इसको कम से कम जो यूथ आज इस बात को सुनेंगे देखेंगे, मैं चाहूंगा वो थोड़ी सी गट फीलिंग लेकर के आए। कोई बात नहीं, रिजेक्शन क्या चीज है, फेल हो गए तो क्या हुआ, फेल तो हम भी हुआ। आर्ट के ड्राइंग के कभी एग्जाम दिए ना, कभी रहूंगा मैं 6th 7th में या 8th में, ड्राइंग में हमारे 0 नंबर आए थे भाई। पीले रंग की बतख बनाई थी, उसके ऊपर आउटलाइन बनानी थी ब्लैक कलर की, वो आउटलाइन बनाते आउटलाइन खराब हो गई, बतख में 0 नंबर आया। घर में आए, हमारे भी चाचा जी आए हुए जो कि उनको ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर बहुत सारे अवार्ड मिले हुए, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है, राइट। और भतीजे के क्या आ रहे हैं, 0 नंबर आ रहे हैं आर्ट में। तो हमने फेलियर किया है, हमने फेलियर फेस किया है 0 नंबर पर, तो क्या वो 0 क्या वहीं का वहीं रह गए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, फेस करना पड़ेगा, फेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। सोसाइटी ने एक सिस्टम बना दिया कि फेलियर को एक्सेप्टेंस नहीं है। ये एक सोसाइटी की परेशानी, मेरी परेशानी नहीं। आई लाइक फेलियर, मेरे को बहुत फेलियर पसंद है, मैंने फेलियर से बहुत सीखा है। आप भी सीख सकते हो। बिल्कुल, पर फिर ये फेलियर के साथ मेंटल प्रेशर है ना, घर वालों का, सोसाइटी का, पीयर प्रेशर, तो वो भी तो एक फैक्टर है ना कि आपको सोसाइटी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देती। फिर सोसाइटी भी आपको कुछ बोलती है कि भाई ये कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये कर लो तो लाइफ आगे अच्छी हो जाएगी। बट इंजीनियरिंग में मुझे लगता है जो लोग करते हैं ज्यादातर बच्चे, वो इसीलिए करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? वो देखिए, ये बात तो सही है। अगर बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारी केस स्टडीज ये बता रही हैं, बहुत सारे जीवांत लोग बता रहे हैं कि हाँ, लोगों ने इंजीनियरिंग किसी के कहे अनुसार की, राइट। जो मैं थोड़ी देर पहले बैक बेंचर की बात बता रहा था, ट्रेन की जर्नी में मिला था कालका शताब्दी में, राइट। तो उसकी केस हिस्ट्री ये थी कि उसने इसलिए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था क्योंकि उसके मौसेरे भाई ने किया था, उसको बीटेक झेलना पड़ा।
घर पर भी उसको गालियां पड़ती थी और उसने कई सारे सेवरल अपना जो बैक्स के बाद में जाकर के समहाउ क्लियर की, बट उसको उसको लाइफ में जाकर के समझ में आया है कि वो तो सेल्स के लिए बना है, वो फ्यूचर में सेल्स में उसको कभी समहाउ आ गया, गलती से आ गया, तो उसको सेल्स में जाकर समझ में आई यार वो बंदा तो बना ही सेल्स के लिए था, उसको भी प्रोग्रेस मिली। ठीक है, ये सब कहानी अलग होगी, बट लेकिन आपके आपके क्वेश्चन पर वापस आए तो हाँ, आंसर ये है कि क्या ना, लोग किसी के कहे अनुसार आ रहे हैं, समहाउ अब तो आ गए ना, अब तो लास्ट में आ गए, अब तो आ गए, कैसे भी आ गए, अब तो उसको काम करना पड़ेगा। या तो वो, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो क्विट करे, हाँ अगर किसी को लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा, मैं कहना चाहूंगा कि ज़्यादा तकलीफ झेलने से अच्छा है कि क्विट करो, शांत हो, एनालाइज करो, सेल्फ रिव्यू करो, बंद कमरे में बैठो, खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको आपको एक्चुअल में एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके अंदर ब्लड के अंदर जीन्स में, आपके जीन्स ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, राइट। आपको अपने पेरेंट्स से बहुत सारे आपको स्किल्स मिले होंगे जिस स्किल्स पर हमने फोकस नहीं किया। आप उन स्किल्स को रिव्यू करो, मे बी वो स्किल बड़ा ही सिंपल हो, मे बी स्किल, मे बी प्लम्बिंग हो, मे बी कारपेंट्री हो, मे बी टूल्स मेकिंग हो, मे बी ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, वो आपको जीन्स में मिला, उससे स्ट्रॉन्ग कोई स्किल हो ही नहीं सकता, वो आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आपकी ब्लड में है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ओवरऑल इंजीनियरिंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए? सोच समझ करके करनी चाहिए, और जब करो तो मान के चलना, हाथ काले करने पड़ेंगे, टूल्स में हाथ होगा, कोई कंप्यूटर नहीं मिलना, कोई एसी का केबिन नहीं मिलना, मशीनों में लग करके नीचे लेट के डांगरी पहन के काम करना। अच्छा, पर सीएससी वालों के लिए तो इस बात की बचत है वैसे देखा जाए तो। सीएससी वालों के लिए बचत है, बट लेकिन इतनी नहीं है। काम तो करना पड़ेगा ना, आपने कुछ भी कोडिंग सीखी, कुछ आपने कंप्यूटर साइंस को समझ लिया, उसने आपने बेसिक ही तो सीखा। इंडस्ट्री अब आपको कहेगी ये आता है, ये आता है, ये आता है, वहां पर आपको फेलियर होगा, रिजेक्शन आपको आएगा, फिर कहोगे अरे मैंने तो ये तो सीखा नहीं, मेरे को तो इंस्टीट्यूट ने वो सिखाया। अब मैं इंस्टीट्यूट ने क्या सिखाया उस चैप्टर को थोड़ा साइड कर रहे हैं, अब इंडस्ट्री ने कह दिया ना ये सीख कर क्या हो, अब तो सीख लो। फिर और एक चीज हो रहा, आईटी इंडस्ट्री है, 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल बाद वही टॉपिक चेंज हो जाएगा, वो कहेगा अब ये नहीं, ये तो ऑब्सोलीट हो गया, दूसरा सीखो, सीखना पड़ेगा। तो एक सीखने की जो ललक है, भूख है, वो बनाए रखनी पड़ेगी। हम आज भी सीख रहे हैं, हमने जो सीखा तो क्या आपको लगता है कि मैं उसके बेस पर खड़ा हूं? नहीं, मैं आज वो काम कर रहा हूं जो मैंने कल सीखा था, पीछे सीख चुका, आज जो सीखूंगा उसके बेस पर मेरा आने वाला फ्यूचर निर्भर करेगा। मैं फ्यूचर में जो अर्न करूंगा, जो आज सीखा उसके बेस पर करूंगा ना, तो आपको डेली सीखना पड़ेगा। आपने जो कहा, जो कंप्यूटर साइंस के लिए सीखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, और लग करके काम करना पड़ेगा। किसी से आपने सीख लिया यार, किसी ने थोड़ा सा काम किया, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, मैं वो बिल्कुल एक होता है ना, एक्सेप्शनल केसेस है, उनको उन पर निगाह मत रखो, वो छोड़ दो उस बात को। क्या आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो काम करना पड़ेगा एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स। बिल्कुल। अच्छा, तो ना आप कोर्सेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पॉडकास्ट भी काफी लंबा होता जा रहा है, बट टाइम की कमी है, बट हम चाहेंगे कि कुछ जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाए हमारे। कोर्सेज कहते हैं 3 महीने में आपको ये करा देंगे, 3 महीने में आपको वो करा देंगे, और आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं। ठीक है, स्किल का तो पता नहीं, पर सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता है। 10,000 लगा लिए, कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या? ठीक है, किसी ने आपको बोला कि भाई आप ये कोर्स करो, फिर देखो जॉब लगती है, प्लेसमेंट हो जाती है, और आपने वो 20,000 का कोर्स भी लिया और उसके बाद 0। क्या करें क्या ना करें? बस सीधा सवाल ये है कि अब स्टूडेंट्स ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या करें, फिर करें क्या? सारांश में मैं बताना चाहूंगा संदीप जी कि खाली डिग्री से या कोर्स के सर्टिफिकेशन से काम इतना नहीं बनने वाला आपका। मैं यूथ को कहना चाहूंगा सीखना भी पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है, जो मेरे पास स्किल आ गया, लेकिन मेरे पास उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो समहाउ मेरे को क्वालिफिकेशन डिग्री के लिए मैंने को पूरी करनी। काम तो मैं पहले सीख चुका हूं, ऐसा मैंने किया हुआ है, काम मैंने पहले सीखा, फिर बाद में आया यार तुम्हारे पास डिग्री नहीं, तो हमने भी डिग्री ले ली, ये लो, क्योंकि काम मेरे पास आता था। अब आपने का सवाल थोड़ा उल्टा है कि मेरे पास डिग्री है सर, काम नहीं आता। तो सर यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूथ को सोचने की जरूरत है कि शायद बाजार में, मार्केट में आप एक दिन सस्टेन कर जाओगे, 2 दिन कर पाओगे, तीसरे दिन नहीं कर पाओगे।
राइट, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल आने वाली है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर डिग्री लिया तो काम भी सीखो, स्किल नहीं है तो सीखो, नहीं है तो सीखो, आंसर है सीखो, करना पड़ेगा। खाली डिग्री से काम नहीं बनने वाला। आप खुद को धोखा दे रहे हो, या आप बेवजह में प्रॉब्लम में फंसे रहोगे, दूसरों की सुनोगे, स्ट्रगल करोगे। ठीक है, तो अच्छा थोड़ी बातें आपके बारे में भी कर लेते हैं कि एक इंजीनियर राइटर कैसे बन गया भाई? लिखने का शौक है आपको वैसे? नहीं नहीं ना, देखिए, लिखना, राइटर बनना बहुत दूर दूर की बात थी हमारे लिए। तो आसान ये होता है ना, सौदा ही नहीं था ये। तो दिमाग में एक दिन जहन में आया कि यार ये सब क्या चल रहा है। जैसे आपने बताया, कुछ बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो जिनको सुन करके समझ में आता है कि नहीं यार ये कुछ गलती कर रहा है, इसको कैसे समझाऊं कि ये गलती ना करे। राइट, उसको समझाने का कोई मेरा तरीका नहीं है। मैं एक इंटरव्यू में इसको थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, बहुत पर्सनल नहीं हो सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इन्फॉर्मेशन देने का कोई तो तरीका हो, ऑन द एक मैं सीट को भी मेंटेन करूँ इंडस्ट्री के व्यापक। तो दिमाग में आया कि कुछ मैनुअल्स बनाया जाए, कि जो मैनुअल बना के हम यूथ को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे कर अबाउट द इंडस्ट्री के बारे में शेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस के लिए। तो माइंड में आया कि भी मैनुअल पढ़ेगा कौन? मैनुअल तो वो पढ़ेगा जो इंडस्ट्री में आया, और जो इंडस्ट्री के बाहर है उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैंने कहा उसके लिए सीधी सी किताब होनी चाहिए जो खुले बाजार में बिके, जो सब यूथ उसको पढ़ करके इंडस्ट्री के बारे में समझ सके। क्योंकि यूथ के लिए आज एक लाइन में कहना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट आपको सोसाइटी नहीं दे रही, इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहा, आपको एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलर इंडस्ट्री दे रही है। तो वहां से जन्म हो रहा है बेसिकली। अगर आप इंडस्ट्री को समझ लोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट समझ में आ जाएगी। ओके, तो ठीक है, आप एज अ राइटर जब आप बुक पब्लिश करवाने के लिए गए तो आपको क्या क्या परेशानियां हुई? क्योंकि आजकल ये भी बड़ा मुद्दा है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ और अगर आप उसमें नए हो तो आपको बहुत परेशानी आती है। तो जब आपने बुक पब्लिश करवाई अपनी, तो क्या क्या परेशानियां झेली आपने? बुक को लिखना और बुक को पब्लिश करवाना दोनों अलग अलग अपने विषय के लिए चैलेंजेस रहे। जो बुक को है पब्लिश करवाने का जब आया मैटर, तो दिमाग बहुत सारी चीज़ें, ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज हैं, शायद ऐसा सबके सभी ऑथर या राइटर करते हैं, हमने भी किया। उनको लिखा, मेल लिखा, चिट्ठी लिखी और सब चीज़ें प्रोसेस फॉलो की, और कई जो महीनों वेट किया और जा करके कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोग का जवाब आया, और स्पेशली मेरा जो टॉपिक किताब का था अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। कुछ अच्छे पब्लिकेशन हाउसेज से 2 से 4 दिन में मेल का रिवर्ट आ गया कि हम इस टॉपिक को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। तो थोड़ी सी निराशा भी हुई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन्होंने जल्दी क्लोज कर दिया। तो मैं डिसीजन ले पाया कि अब क्या, कि एट लास्ट में समझ में आ गया। करीब इस बात को समझने में 6-8 महीने लगे कि सेल्फ पब्लिशिंग में जाना पड़ेगा। हमने कुछ किया है तो इसको कम से कम उसको मैटर को कंपाइल तो करें। तो जब सेल्फ पब्लिशिंग में गए तो सेल्फ पब्लिशिंग हाउस तो एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बन चुका अपने आप में, और उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। मैं बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस में गया, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं वहाँ जाकर के एक बात को एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं किसी पब्लिशिंग हाउस में जा रहा हूँ तो मैं मान के चलता हूँ वहाँ पर किताबें होंगी, वहाँ पर किताब की बात होगी, ऑनर की बात होगी, टॉपिक्स की बात होगी, कुछ बुक से रिलेटेड, कुछ लिखने से रिलेटेड कुछ बात होगी, पैकेज की बात होगी, या वहाँ पर या वहाँ पर कुछ मेरे को किताब तो दिखे, राइट। तो मैं ऐसे ऐसे जगह पर गया, बड़े बड़े ऑफिस हैं, वो तो बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज में ऑफिसेस बने हैं, वहाँ पर बस सब कुछ है लेकिन किताब नहीं है, राइट। मेरी उम्र से आधी उम्र के यूथ बैठे हुए हैं, अब वो मुझसे कह रहे हैं कि सर कौन सा पैकेज चाहिए, कौन सा पैकेज चाहिए आपको, कौन से ये पैकेज में ये मिलेगा। वहाँ किताब की कोई बात नहीं हो रही, वहाँ पर पैकेजेस की बात हो रही है। इस पैकेजेस में ये मिलेगा, इस पैकेज में वो मिलेगा। तो यकीन मानना कि पहले तो फिर ऐसा हुआ कि ना इसको किताब को ना स्पाइरल बाइंडिंग करवा करके कहीं से सस्ते में बाजार में यूथ को तो देनी थी, यूथ को हाथ में कैसे न कैसे रोड पर खड़े होकर के दे देता हूँ, इंस्टीट्यूशन के बाहर खड़े होकर के दे देता हूँ, कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर दे देता हूँ। तो एक दिन दिमाग में तो ये बात भी आई कि इन जैसे लोगों पर क्यों पैसा खर्च करूँ मैं। तो बट बहुत हिट एंड ट्राई के बाद में मैं अनुराधा प्रकाशन तक पहुंचा। अनुराधा प्रकाशन यहाँ पर मिस्टर जो अपना मनमोहन शर्मा शरण, तो मनमोहन शर्मा शरण जी से मेरी मुलाकात हुई। पहली बार में मैं गया तो मेरे को वो उनका ऑफिस बिल्कुल डिफरेंट मिला, क्योंकि वहाँ पर बुक्स ही बुक्स हैं,
वहाँ पर किताबें हैं, वहाँ पर अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं। वो ये इंस्टीट्यूशन, ये इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट मिली, इनका पब्लिकेशन हाउस ओवर एंड ऑल। फिर मैं अनुराधा प्रकाशन को मैंने फाइनलाइज किया और उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और उनके टीम का बहुत अच्छा जो सपोर्ट रहा और उनके सपोर्ट की वजह से ये किताब मैं इस लेवल पर आ पाई कि ये आज आपके पास में है और ये पब्लिश हो पाई। तो ओवर एंड ऑल इस जर्नी में, स्टेप आउट की जर्नी में अनुराधा प्रकाशन का बहुत बड़ा रोल। अच्छा, तो काफ़ी लंबा हो चुका पॉडकास्ट और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो और स्टेप आउट में क्या है बेसिकली, वो ज़रा एक बार थोड़ा सा समराइज कर दो बहुत 2-4 लाइनों में, ताकि जिनको समझ आ जाए लोगों की कि क्यों पढ़नी चाहिए। हाँ, जो बुक स्टेप आउट है, इस स्टेप आउट बुक में यूथ को जितने भी जो चैलेंजेस हैं, जो बेसिक चैलेंजेस हैं, जिनको नौकरी पकड़नी है, जिनको काम करना है, वो नहीं कर पा रहे और उनकी सारी परेशानियों का समाधान स्टोरी के माध्यम से मिलेगा। इसमें रियलिस्टिक अराउंड 50 नंबर ऑफ स्टोरीज हैं, 11 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर एक पर्टिकुलर परेशानी के ऊपर लिखा गया है। अच्छा, यानी कि यूथ के पास इसमें अगर 11 चैप्टर हैं तो यूथ के पास में 11 परेशानियां हैं। इसके अंदर मेंटल हेल्थ भी है, इसके अंदर आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है कि आपको सैलरी पूरी नहीं मिल रही, अब क्या करो, बहुत सारे कारण हैं। उसमें हर चैप्टर में स्टोरी के माध्यम से बताएगा और ये सारी स्टोरीज नहीं है, ये टोटल रियलिस्टिक स्टोरीज हैं। ये सब आपके साथ हो रखा है? ये सारे यूथ मेरे हाथ से निकले हुए हैं। अच्छा। यानी कि इनके डेवलपमेंट में मेरा रोल रहा। उसके बेसिस पर मैं आज को कह सकता हूं कि जब मैं एक जर्नी करके निकल चुका हूं, जब मैं नीचे से अगर मैं 33 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आ चुका हूं तो आप लोग भी वो 33 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, बट आपको वो उतना लगन से, स्टेमिना से काम करना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन था कि यूथ के लिए मैसेज, यूथ को जो कंसिस्टेंट, सबसे पहली बात तो आपने इंजीनियरिंग कर ली या किसी इंजीनियरिंग का मुद्दा नहीं है। यूथ ने आज कोई भी क्वालिफिकेशन लिए, डिग्री लिए, डिप्लोमा लिए, ITI लिए, जिस स्ट्रीम में लिया है उस स्ट्रीम पर काम करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 साल किसी इंडस्ट्री में एंट्री, अगर जॉब की प्रॉब्लम है जो नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, एज एन ट्रेनी ज्वाइन करो, एज एन अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करो। किसी को जाकर के बोलो कि साहब मेरे को आता नहीं, मेरे को सिखा दो। आप इतनी बार जाकर के तो बोलो, 5 आदमी को जाकर के बोलो, देखो आपको कोई ना कोई एक जना आपको एंट्री मिलेगा। आज इंडस्ट्री ढूंढ रही है, इंडस्ट्री, हम उस यूथ को ढूंढते हैं जिसको काम नहीं करना आता, जो फ्रेश ब्लड है, अनलर्निंग नहीं है, जिसके बस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वो मेरी भाषा को समझ पाए और वो मेरे अंडर में 1.5 से 3 साल काम करे, वो बंदा बन जाता है। और इंडस्ट्री ऐसी काम करती है। हम इंडस्ट्री में लोगों को फ्रेश ब्लड लेके आते हैं जिसको कुछ नहीं आता, अनलर्निंग होती है, सिखाते हैं, अपने तरीके का मोल्ड करते हैं, वो बंदे फिर आगे तक, उनको फिर कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि वो सीख चुका है ना इंडस्ट्री कैसे काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं, फिर वो जिंदगी में कभी रोकने वाला नहीं है। सो दोस्तों, फाइनली भाई पॉडकास्ट को हम अब वाइंड अप करते हैं। देखो, स्टेप आउट मेरे सामने आप हाथ में बुक देख सकते हो, ये आप परचेज कर सकते हो कहीं भी अपने नज़दीकी बुक स्टोर से, ठीक है। और सर ने इसके अंदर अपने लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को लिख दिया कि भाई जो एक आम जो इंजीनियर हो सकता है, आम स्टूडेंट हो सकता है, वो किसी से डिस्कस भी ना करे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग अक्सर घबराते हैं या फिर अक्सर हिचकिचाते हैं किसी से बात करने में कि यार मैं ये बात करूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या जज करेंगे, है ना। तो उन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, खासकर इंजीनियर्स के लिए, तो भाई स्टेप आउट आपके लिए आ चुका है। आप भी अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टेप ले सकते हैं और ये किताब आपके लिए बहुत ही, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो अगर आपने ये मिस कर दिया तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि इस किताब को नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, बट हाँ टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट अगर ये बुक आप पढ़ते हो तो आप इन एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो और अपनी लाइफ को और अच्छा और बेटर कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संदीप, थैंक यू।